हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन वीडियो सीरीज़ के अंदर। और आज हम लोग यूनिट 1 का 4th चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, जो है माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट। तो यानी कि आज हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोसेसर आपका क्या होता है, जो सीपीयू जो हम लोग बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड जो मेमोरी कॉन्सेप्ट है, कैसे डेटा आपका कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। जो सीपीयू आप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर जो डेटा आप फेच करता है, यानी कि हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपका सीपीयू हैंडल करता है। यानी कि सीपीयू कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस, जो आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से देते हैं कंप्यूटर को, वो सीपीयू हैंडल करता है। और सीपीयू जो होता है वो एक सिंगल चिप होता है जो आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है। एंड जो आपका मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग डिवाइस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि मोस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसके अंदर बनाने के लिए सीपीयू को। और 1971 में पहला इंटेल का फैब्रिकेटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम था 4004 माइक्रो प्रोसेसर 4004 1971 में फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया था इंटेल कॉरपोरेशन ने, यानी कि इंटेल कंपनी ने पहली बार 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। और वो सिर्फ आपका जो है कुछ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस परफॉर्म कर पा रहा था। एंड एक जो मैं कहूँगा कि फर्स्ट इनिशिएटिव था एक प्रोसेसर बनाने के लिए। ओके, नाउ जो आपका आज का सिनेरियो है उसमें लगभग उस टाइम सिर्फ वो 4 बिट ही आपके डेटा इंस्ट्रक्शंस ले पा रहा था, और आज 128 बिट का डेटा एक साथ एग्जीक्यूट करवा पाता है आपका प्रोसेसर, यानी कि बहुत फास्ट हो गया है रेदर देन फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। नाउ माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है वो कितने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाता है इन ए सिंगल यूनिट टाइम, वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है। एंड वर्ड लेंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपका माइक्रो प्रोसेसर का सबसे स्पेशल फीचर होता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू है वो, आपका जो प्रोसेसर है वो कितना फास्ट होगा, आपका कंप्यूटर कितना फास्ट होगा। इट विल डिपेंड ऑन योर वर्ड लेंथ, यानी कि वर्ड लेंथ होता है कितना बिट का डेटा एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है आपके माइक्रो प्रोसेसर पे, आपके सीपीयू पे। दैट इज़ योर वर्ड लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में आप कितना बिट प्रोसेस कर सकते हैं वो आपका वर्ड लेंथ होता है। एंड जो आपके सीपीयू जो आप देखते हैं आपका कंप्यूटर, आप की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करिएगा कि उसमें या तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा। तो वो क्या होती है, उसकी वर्ड लेंथ होती है कि आपका सीपीयू जो है, आपका प्रोसेसर जो है, वो कितना इंस्ट्रक्शंस ले सकता है एट ए टाइम। वो आपका डिपेंड करता है आपकी वर्ड लेंथ सीपीयू की क्या है, राइट। सो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके सीपीयू की वर्ड लेंथ होती है, जैसे 32 बिट है, 64 है, पहले आपका 8 बिट्स आते थे, 16 बिट आते थे। आजकल जो पॉपुलर है ज़्यादातर 64 बिट सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नाउ बात करें अगर सिस्टम क्लॉक स्पीड की। सिस्टम क्लॉक स्पीड जो है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपका जो चिप होता है सीपीयू, उसकी स्पीड हम लोग सिस्टम क्लॉक स्पीड जो है वो जनरली मेगा हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या होता है, आपका जो सिस्टम क्लॉक होता है वो एक पल्स जनरेट करता है, और वो पल्स जो है मेजर की जाती है मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर उसने कितनी साइकिल कंप्लीट किए, वो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो जनरली हम लोग मेगा हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, गीगा हर्ट्ज में भी करते हैं। कई बार आप देखेंगे आपके प्रॉपर्टीज़ में जाइए कंप्यूटर की, जो आपका माई कंप्यूटर जो है आइकन बना होता है आपके डेस्कटॉप पे, उस पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कीजिए। उसमें आपको शो होगा कि आपके जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें प्रोसेसर का स्पीड दिखाएगा इन गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज। वो आपकी क्या होती है, क्लॉक स्पीड होती है। नाउ बात करें अगर क्लासिफिकेशंस की माइक्रो प्रोसेसर की, सो जनरली आप माइक्रो प्रोसेसर को जैसे आर्किटेक्चर के बिहाफ पे
बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, एक तो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। नाउ अगर आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो आपका जनरली हम 3 तरीके के जो आपके कम माइक्रो प्रोसेसर है वो स्टडी करते हैं, RISC, CISC एंड एक आपका जो लास्ट वन होता है वो आपका होता है EPIC। सो बात करूं अगर मैं RISC की, तो RISC होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये जो आपका RISC बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनमें वर्ड लेंथ आपकी लगभग 32 to 36 रजिस्टर्स आप यूज करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। एंड प्रोग्राम की साइज़ जो आपकी होती है आर्किटेक्चर के अंदर, वो आपकी मेमोरी साइकिल्स आर नीड टू बी एक्सेस डेटा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेमोरी साइकिल। यानी कि जो आपका ड्रॉबैक होता है RISC का, वो ये कह सकते हैं कि कंबाइन और रिपीट ऑपरेशन टू कंप्लीट अ लार्ज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। यानी कि जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको, क्योंकि इसकी साइज़ कम होती है, तो बड़े प्रोग्राम को वो मॉड्यूल्स में तोड़ के परफॉर्म करता है, राइट। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका RISC आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से बनाए गए थे, उनका एग्जांपल की बात करें तो स्पार्स और पावर PC जो है वो आपके RISC बेस आर्किटेक्चर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स थे। दूसरा आपका होता है CISC। CISC का अब्रीविएशन होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एंड ये जो आपकी CISC चिप है वो आपका, जैसे इंटेल पेंटियम प्रोवाइड्स प्रोग्राम विद हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेरिएबल साइज। इसमें यानी कि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टोर करवा पाते हैं। आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिफरेंट वेरिएबल साइज़ का, यानी कि अलग अलग साइज़ का आपको आप बना सकते हैं, और हाई स्पीड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट RISC से स्पीड जो होती है वो इनकी ज़्यादा होती है। एंड आप जो है इनको यूज कर सकते हो कि आप जो जनरल पर्पज़ आपका होता है रजिस्टर्स 8 to 12, वो आप यूज करते सकते हैं CISC में। दूसरा आपका जो थर्ड वन है दैट इज़ योर EPIC। EPIC का एब्रीविएशन होता है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो बेस्ट फीचर है RISC के और CISC के, उनको कंबाइन करके बनाया जाता है। और जो आपका जो लेटेस्ट 64 बिट प्रोसेसर्स आते हैं, ओके, इंटेल ने जो आर्किटेक्चर 64 बनाया है वो आपका किस पे बेस्ड है, EPIC पे बेस है। इसकी एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस जो है वो हाई होती है बोथ RISC एंड CISC से, ठीक है। बात करें अगर मेमोरी कॉन्सेप्ट से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर मशीन कोड समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हर एक जो आपका बाइनरी कोड है, जो बाइनरी डिजिट्स आप यूज करते हैं 0 और 1, वो कंप्यूटर के अंदर जाके जब स्टोर होती हैं तो एक इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का, दैट इज़ कॉल्ड बिट। यानी कि जो एक सिंगल यूनिट को आपका स्टोर करेगी, आइदर 0 या फिर आपका 1, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बिट कहलाएगी, ओके। यानी कि एक बिट आइदर 0 और 1 को स्टोर कर सकती है, और ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर में। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज करते हैं हम लोग, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट। नाउ अगर हम लोग 4 बिट को कंबाइन करते हैं, यानी कि आपका 4 बिट्स कंबाइन होके एक निब्बल बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, निब्बल, ओके। यानी कि 1 निब्बल जो है वो 4 बिट के इक्वल होता है, राइट। दूसरा, अगर 8 बिट कंबाइन हो जाती हैं, ओके, 8 बिट कंबाइन होके क्या परफॉर्म करती हैं, 1 बाइट बनाती हैं, ओके, 1 बाइट। तो इसका सिंपल जो आपका कह सकते हैं कि मेमोरी जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट से स्टार्ट होता है। यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बिट फॉर्म में सेव होती है, और जो 4 बिट्स हैं वो मिलके आपका निब्बल परफॉर्म करते हैं, और 8 बिट्स आपकी जो है वो बाइट कहलाती हैं। और कोई भी आपका करैक्टर जो आप स्टोर करते हो, जैसे अल्फ़ाबेट्स स्टोर करते हो या कोई स्पेस आप देते हो कीबोर्ड पे, जो की प्रेस करते हो, तो उसको स्टोर करवाने के लिए आपके पास 1 बाइट डेटा होना चाहिए। 1 बाइट यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, ओके। यानी कि 8 बिट्स में वो आपका स्टोर होता है। फर्दर जो इसका यूनिट्स को हम
लर्न करें तो वो 2⁻10 की फॉर्म में इंक्रीज होती हैं। यानी कि अगर आपका 2⁻10 बाइट्स जो है वो आपका 1 KB कहलाता है, और 2⁻10 KB आपका MB हो जाता है। ओके, किस रेशो में इंक्रीज होता है आपका ये 2⁻10 की रेशो में आपका इंक्रीज होता है। एंड 2⁻10 MB आपका GB हो जाता है, 2⁻10 GB आपका टेराबाइट हो जाता है, TB 1 TB। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 2⁻10 क्या होता है 1024, इसका मल्टीपल की फॉर्मेट में आपका मेमोरी का जो स्पेस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, आप मेमोरी यूनिट्स को इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि आपका 2⁻10 यानी कि 1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनाते हैं, 1024 KB मिलके आपका 1 MB बनाता है, 1024 MB मिलके आपका 1 GB बनाते हैं, 1024 GB स्पेस जो है वो आपका 1 टेराबाइट कहलाता है, 1024 TB आपका 1 पेटाबाइट कहलाता है, और 1024 पेटाबाइट मिलके आपका 1 एक्जाबाइट कहलाता है। सो इस तरीके से आप इस मेमोरी कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे कि कंप्यूटर में जो डेटा आप स्टोर करते हैं वो कैसे किस तरीके से यूनिट्स में चेंज होता है। ओके, और वो 2⁻10 की फॉर्मेट में हम लोग याद रखते हैं। इसी तरीके से जेटाबाइट अगर है तो वो आपका 1024 एक्जाबाइट के इक्वल होता है, और योटाबाइट जो होता है वो 1024 जेटाबाइट के इक्वल होता है। ओके, नाउ बात करें कि आपके जो कंप्यूटर मेमोरी है वो मेनली 3 तरीके से डिवाइडेड होती है कंप्यूटर की मेमोरी: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। सो अभी हम लोग प्राइमरी और कैश मेमोरी स्टडी कर लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। बात करें अगर प्राइमरी मेमोरी की, तो वो प्राइमरी मेमोरी जो आपकी होती है वो मेन मेमोरी भी कहलाती है, एंड जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनती है, एंड आपका जो डेटा है वो एक फिक्स वर्ड लेंथ में स्टोर होता है, और वो लेंथ जो है वो आपकी फिक्स रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती है। जो आपकी वर्ड लेंथ है, फॉर एग्जांपल M बिट है, तो हर एक जो आपकी डेटा है, फॉर एग्जांपल आपकी 1 GB रैम है, ओके 1 GB अगर आपके पास रैम है तो वो 1 GB रैम M बिट के इक्वल वर्ड लेंथ में आपके स्टोर रहती है। यानी कि आप उसको ये कह सकते हो n इंटू M बिट जो है मेमोरी होगी वो 1 GB इस तरीके से ब्रेक होती है, यानी कि n नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास होते हैं उस मेमोरी में किसी भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए। सो प्राइमरी मेमोरी आपकी डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है, एंड ये आपकी जो वर्ड लेंथ की जिस बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ड लेंथ क्या होता है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है उसकी साइज़ क्या होगी, 1 टाइम में वो कितना यूनिट टाइम में कितना आपका लेंथ एग्जीक्यूट करवाएगा आपका मेमोरी। ओके, वो आपका वर्ड लेंथ होता है। जैसे आप बात करते हैं 8, 16, 24, 32, 64 बिट वर्ड लेंथ, यानी कि 64 बिट वर्ड लेंथ का मीनिंग है कि 64 बिट का इंस्ट्रक्शन वो एक साथ एग्जीक्यूट करवा पाता है इन सिंगल यूनिट टाइम में। ठीक है, नाउ जो मैन मेमोरी है वो पावरफुल होती है, और इसका जो एड्रेस लोकेशन होती है वो डिपेंड करती है कि जैसे हमने बात की कि वर्ड लेंथ के हिसाब से आपका फिक्स वर्ड लेंथ होता है, उसके रेस्पेक्टिव 2n एड्रेसेबल लोकेशंस उसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। नाउ सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो मैन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती हो, रीड और राइट दोनों तरीके की होती है। रीड ओनली मेमोरी जो है वो फर्दर आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम, जब पहले हम लोग रैंडम एक्सेस की बात कर लेते हैं। सो जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, देखिए मेमोरी को हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंशली और रैंडम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं सिक्वेंशली अगर यूज करता हूँ डेटा को, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे 5th इंस्ट्रक्शन स्टडी करना है, यानी कि 5th इंस्ट्रक्शन फेच करना है, तो मुझे 1st, 2nd, 3rd, 4th ये 4 इंस्ट्रक्शंस भी आपको फेच करने होंगे, देन आप 5th को फेच करते हैं। सीक्वेंस में आप फेच करना है, यानी कि पहले उन 4 इंस्ट्रक्शंस को फेच करेंगे, देन आप 5th इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। लेकिन रैंडम में क्या होता है, आप डायरेक्ट 5th इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं। हर एक इंस्ट्रक्शन को सेम अमाउंट ऑफ टाइम में हम फेच कर पाते हैं, ये फ़ायदा होता है रैंडम का। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है। इसी वजह से फास्ट होती है कि उसमें हम डायरेक्ट किसी भी मेमोरी लोकेशन को फेच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। एंड
जो आपका रैम होता है वो फर्दर दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज़ योर डायनेमिक रैम एंड सेकंड इज़ योर स्टैटिक रैम। जो डायनेमिक रैम आपका होता है वो उसमें आपका जो डेटा है वो ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स की हेल्प से स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो आप परफॉर्म करते हैं यानी कि 0 1 उससे वो आपके डेटा को स्टडी करता है एंड उसको स्टोर करवाता है आपके मेमोरी के अंदर। एंड ये जो आपका है डायनेमिक रैम जो होता है वो सस्ता होता है एंड स्लो होता है। स्लोअर क्यों होता है? क्योंकि हर बार उसको क्या करना होता है, आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करना होता है जब भी वो नया इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। जैसे कई बार आपके फ़ोन में आपको दिखाता होगा कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट। वो क्यों? क्योंकि वो आपका जो डी रैम है उसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर हो जाता है, तो आपको रिफ़्रेश करनी होती है मेमोरी, इस वजह से ऐसा शो करता है। दूसरा आपका स्टैटिक रैम होता है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, डू नॉट रिक्वायर एनी रिफ़्रेशिंग। और ये आपका फास्ट होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल से मेरा मीनिंग यहाँ पे है, अगर लाइट आपकी आप स्विच ऑफ कर देते हो बीच में कंप्यूटर को या लाइट चली जाती है तो जो कंटेंट आपका रैम के ऊपर स्टोर्ड होता है वो इरेज हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो डेटा आपको दोबारा से आप उसको फेच नहीं कर पाते हैं। आजकल जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं उसमें वो प्राइमरी जो है वो डेटा जो है कम सेव हो जाता है, उसको आप फर्दर रिट्रीव कर पाते हैं। बट जो आपकी स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, उनमें आपका वोलेटाइल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आपका स्विच ऑफ होने पे या लाइट जाने पे, सडन लाइट जाने पे आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाता है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी से। ठीक है। दूसरा आपका प्राइमरी मेमोरी है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। और रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसको आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो यानी पढ़ सकते हो, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाते। यानी कि ये जो आपका रीड ओनली मेमोरी है ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही आपके CPU आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है, प्रोग्राम कर दी जाती है और ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर आपका फ़ोन डायरेक्ट आप स्विच ऑफ कर देते हैं, शट डाउन नहीं करते हैं या फिर आपका लाइट चला जाता है तो उसके कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कंटेंट आपका सेम रहता है। नेक्स्ट टाइम जब आप पावर ऑन करते हैं तो आपका वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पावर ऑन करते हैं तो जो आपका प्रोग्राम्ड है, पहले से प्रोग्राम्ड है, वो डेटा आपके रोम में स्टोर्ड रहता है और वो डेटा आपका पावर ऑन होने पे कहाँ पे आपका आता है, आपके रैम के अंदर आपके स्टोर होता है, रैम के अंदर लोड होता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। यानी कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में प्रोग्राम्ड होता है, आपका रोम के अंदर होता है। जितने भी आपके सर्विस रूटीन्स होती हैं, इंटरप्ट रूटीन्स होती हैं, मॉनिटर प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स होते हैं, वो पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं रोम के अंदर। और जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो देन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट आपका परफॉर्म होता है। वो चेक करता है आपके सारे कंप्यूटर के 14 टेस्ट करता है बहुत ही कम टाइम के अंदर कि वो आपके कीबोर्ड फंक्शनिंग है, माउस फंक्शनिंग है, आपका जो रूटीन फंक्शंस हैं, जो आपका कनेक्शंस हैं वो सही हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें करता है। अगर ऐसा कुछ मिसमैच मिलता है तो वो आपको एरर भी शो करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चर टाइम पे आपके जो रोम है उसमें स्टोर्ड कर दी जाती हैं। एंड जो रोम होती है वो भी आपकी फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ होती है। क्या हो सकता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है यानी कि उसको हम सिर्फ सिंगल टाइम में हम लोग उसको प्रोग्राम करते हैं मैन्युफैक्चर टाइम पे, फर्दर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी चेंज। बट अगर आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इप्रोम जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है, उसको हम फर्दर इरेज कर सकते हैं। जो आपने प्रोग्राम किया है उसको चेंज कर सकते हो, आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने रीप्रोग्राम कर दिया देन आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो आप उसमें चेंज करते हैं, कई बार आपका मोबाइल फ़ोन अपने सिस्टम को कभी ऐसा नहीं ज़रूरत पड़ा होगा आपको, लेकिन मोबाइल फ़ोन में कई बार आपको ऐसा होता है कि समस्या आना शुरू हो जाती है, पासवर्ड आप भूल जाते हैं, उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, सिंपल मोबाइल फ़ोन के पास ऑपरेटर के पास लेके जाते हैं, वो सिंपल उसको क्या करता है, नया सॉफ्टवेयर उसमें डालता है। तो वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की हेल्प से उसको पुराने प्रोग्राम को इरेज कर देता है और नया प्रोग्राम आपको
नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करके देता है। तो वो क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल क्या होता है, जो डेटा आप अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से आप चेंज करते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। एंड जब पावर आपका रिटर्न होता है इसमें, इट कंटेंट CP-ROM आर कॉपीड बैक इनटू द रैम। ओके, जब आप पावर ऑन करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो जो रोम का कंटेंट होता है रीड ओनली मेमोरी का, वो आपके रैम के अंदर लोड हो जाता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, रेडी टू वर्क होता है। ठीक है, नाउ आपकी बात करता हूँ कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है। एंड ये आपकी स्टैटिक रैम जो होती है, जैसे हाई स्पीड होती है तो स्टैटिक रैम का पार्ट होती है, यानी कि स्टैटिक रैम की तरह बिहेव करती है। एंड ये आपके दो तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो सकती है। फर्स्ट आपका CPU के साथ इनबिल्ट रह सकती है, दूसरा आपका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर आपका ये इंस्टॉल हो सकती है। एंड आप जो आपकी CPU है, कैश मेमोरी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ आपके कंप्यूटर सिस्टम में फाउंड करते हैं या कोई सर्च करते हैं, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसकी कैश मेमोरी में उसको चेक करता है। अगर वो कैश मेमोरी में मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं कैश हिट। ठीक है, और वो आपका डेटा आपको वहाँ से अवेलेबल करा देता है आपकी कैश मेमोरी से, क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाता है। एंड अगर ऐसा हुआ कि आपके कैश के अंदर वो डेटा नहीं मिला, तो वो कहलाता है कैश मिस। और कैश मिस के केस में क्या होगा, कैश में वो आपका कैश मेमोरी में आपका वो डेटा नहीं मिला, तो वो किस में आपका सर्च करेगा, मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा और मेन मेमोरी से आपको वो डेटा फेच करके देगा। नाउ इसको अच्छे से अगर आप इसका प्रैक्टिकली चेक करना चाहते हैं, तो आप देखिए, कभी भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाइए, आप ब्राउज़र पे अपनी कोई वेबसाइट का नाम लिखें, गूगल लिखेंगे तो गूगल आप बार बार एक्सेस करते हैं, तो गूगल का जैसे आप लिखते हैं तुरंत उसका वेबसाइट आपका ओपन हो जाता है। और कोई नई वेबसाइट आप लिखते हैं तो उसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो गूगल आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ब्राउज़र की कैश मेमोरी में क्या होता है, वो स्टोर्ड होता है। हालांकि जो वो ओरिजिनल पेज है उसका, वो अभी आपके कंप्यूटर में नहीं आया है, बट जो ब्राउज़र की कैश मेमोरी है उसका पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है और आपको लगता है कि आपका जो गूगल का पेज है वो आपके सामने आ गया है, और आप उस पर जब तक नया कंटेंट लिखते हैं तब तक वो पेज आपके पास लोड हो चुका होता है। जो इसका मतलब ये है कि जो बार बार आप एक्सेस कर रहे थे वो आपकी मेमोरी के अंदर टेम्परेरी बेस पे स्टोर था, कैश में स्टोर था, इसलिए वो पेज जल्दी ओपन हो गया। लेकिन कोई नई वेबसाइट आप लिखेंगे तो उसको लोड होने में आपके ब्राउज़र पे टाइम लगता है। वही अगर आप उस नई वेबसाइट को भी बार बार यूज़ करेंगे तो वो भी आपके ब्राउज़र में फास्ट लोड होना शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज वो जो नया पेज आप डायरेक्ट देखते हैं वो कैश मेमोरी का पेज होता है, वो ओरिजिनल पेज नहीं होता है। ओरिजिनल पेज आपके पास जब तक लोड होके आता है तब तक आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, इतने टाइम में वो आपका नया पेज आपके पास, ओरिजिनल पेज भी आपके पास अवेलेबल हो जाता है ब्राउज़र में। सो इस तरीके से आप कैश को समझ सकते हैं। दूसरा, आपका कैश जो है दो तरीके का होता है, L1 और L2। L1 कैश है वो स्मॉल होता है और वो CPU में इनबिल्ट होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, और ये फास्ट होता है L2 से। और L2 कैश लार्ज होता है बट स्लो होता है और मदरबोर्ड में वो माउंट होता है आपके। नाउ जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वो हम लोग कल स्टडी करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। एंड वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।